सोचिए, अगर पत्थर इतिहास बोल पाते तो वो क्या कहते। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के उसी सफर पर बात करेंगे। ये सफर सिर्फ जीत के प्रतीकों से शुरू होकर बाहरी खतरों से बचने के लिए विशाल और अभेद्य किलों में तब्दील हो गया। अगर आप एक सैन्य रणनीतिकार या किलेबंदी का अध्ययन करने वाले इंजीनियर के नजरिए से देखें, तो ये बदलाव केवल पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने का नहीं था, बल्कि अपना वजूद बचाने की एक बेहद सोची समझी तकनीक थी। हम लगभग 300 सालों के इतिहास से गुजरेंगे, शुरुआती सत्ता के प्रतीकों से लेकर मंगोलों के खिलाफ की गई किलेबंदी, तुगलक दौर की कमाल की इंजीनियरिंग, उस समय की शहरी जल प्रणालियां और आखिर में इस पूरे दौर की वास्तुकला की विरासत तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्ता के शुरुआती प्रतीकों की, जब वास्तुकला का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक नई राजनीतिक और धार्मिक सत्ता का दबदबा स्थापित करना था। 1206 के गुलाम वंश से शुरू होकर 1451 के लोदी वंश तक, इन 5 प्रमुख राजवंशों ने उत्तरी भारत के इस पूरे नक्शे को बदल कर रख दिया। जैसे जैसे इनकी रक्षात्मक जरूरतें और क्षेत्रीय राजनीति बदली, वैसे वैसे वास्तुकला और इमारतों का रूप भी पूरी तरह से बदलता गया। शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकसद एकदम साफ था, एक नई स्थायी सत्ता का प्रदर्शन करना। इसलिए कुतुब मीनार जैसी इमारतें बनी, जो ऊंचाई और सीधे अधिकार का एक बहुत बड़ा प्रतीक थी। इसके साथ ही कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा भी अस्तित्व में आए। दिलचस्प बात यह है कि वास्तुकला के इस शुरुआती दौर में कोई बहुत जटिल या विशाल सैन्य किलेबंदी नहीं थी, बल्कि सिर्फ साधारण इमारतों और मस्जिदों के जरिए एक नई ताकत का एहसास कराया जा रहा था। ऐबक के बाद सत्ता को थोड़ी प्रशासनिक स्थिरता देने का काम इल्तुतमिश ने किया। उन्होंने सुल्तान गढ़ी का निर्माण करवाया, जिसे भारत का पहला इस्लामी मकबरा माना जाता है, और इसी वजह से उन्हें मकबरों का पिता भी कहा गया। यह निर्माण इस बात का एकदम साफ संकेत था कि अब यह शासन केवल नियंत्रण स्थापित करने के लिए नहीं था, बल्कि स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। मतलब वे यहाँ हमेशा के लिए टिकने वाले थे। लेकिन फिर हालात बदलने लगे। खिलजी काल आते आते मंगोलों के लगातार हमलों ने सल्तनत की वास्तुकला और रक्षा प्राथमिकताओं को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इस दौरान जलालुद्दीन खिलजी की एक बहुत ही मशहूर बात सामने आती है। उन्होंने कहा था कि ऐसे 10 दुर्ग भी मेरे एक सैनिक के एक बाल के बराबर नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। रणथंबोर जैसे मजबूत किले पर हमला करने से अपनी सेना को वापस बुला लेना, ये दिखाता है कि उनका नजरिया कितना सतर्क था। घेराबंदी में सैनिकों की जान जोखिम में डालना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। उनके लिए सैनिक की जान किले जीतने से कहीं ज्यादा अहम थी। पर जैसे ही सत्ता अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आई, रणनीति ने 180 डिग्री का यूटर्न ले लिया। एक तरफ जलालुद्दीन थे जो घेराबंदी से बचते थे, और दूसरी तरफ अलाउद्दीन, जिन्होंने मंगोल आक्रमणों का सीधे जवाब देने के लिए बेहद आक्रामक और सेंट्रलाइज्ड फैसले लिए। उन्होंने ऐसे सैन्य मुख्यालय बनाने शुरू किए जिन्हें भेदना लगभग नामुमकिन था, और इसी आक्रामक सैन्य सोच का नतीजा था सीरी फोर्ट। अगर आप एक सैन्य इंजीनियर की नजर से देखें तो ये कोई आम किला नहीं था। ये पूरी तरह से एक डेडिकेटेड मिलिट्री हेडक्वार्टर था। मंगोलों की घेराबंदी या उस समय की सीज वॉरफेयर को नाकाम करने के लिए इसकी दीवारों की मोटाई और पत्थरों की चिनाई को बहुत ही खास कोणों पर डिजाइन किया गया था। ये एक ऐसा अभेद्य रक्षा तंत्र था जहां केंद्र से वेतन पाने वाली एक बहुत ही विशाल सेना सुरक्षित रहती थी। सैन्य ढांचे तो मजबूत हो ही रहे थे, लेकिन साथ ही वैज्ञानिक प्रगति भी हो रही थी। अलाई दरवाजा इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, जहां लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ। वास्तुकला के नजरिए से देखें तो यहाँ पहली बार सच्चे मेहराब यानी ट्रू आर्चेस और गुंबद का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग हुआ था। यहीं से मास्टर बिल्डर्स ने फारसी ज्यामितीय शैलियों को भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों और यहाँ के उपलब्ध पत्थरों के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं तुगलक वंश की तरफ। यहाँ आते आते किले केवल एक दीवार भर नहीं रह गए थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े और बहुस्तरीय रक्षा तंत्र में बदल चुके थे। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया तुगलकाबाद शक्ति और सुरक्षा की एक चरम सीमा थी। शुरुआती सल्तनत की मस्जिदों और इमारतों से ये बिल्कुल अलग एक बहुत भारी बदलाव था।
अगर एक सैन्य इंजीनियर के चश्मे से इसका विश्लेषण करें तो यहाँ पत्थरों की ढलान वाली दीवारों, जिन्हें बैटो वॉल्स कहते हैं, उनका कमाल का रणनीतिक इस्तेमाल किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि दुश्मन की तोपें या हाथी दीवार को सीधा नुकसान न पहुंचा सकें। ये अपने आप में एक पूरा रक्षक नगर बन चुका था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात नजर आती है। केंद्रीय सत्ता जितनी मजबूत हुई, उसकी सैन्य जरूरतें और रक्षात्मक तंत्र उतने ही जटिल होते गए। शासकों ने सुरक्षा की एक के ऊपर एक परतें चढ़ानी शुरू कर दी। विशाल तुगलकाबाद के ठीक बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आदिलाबाद किला जोड़ दिया और फिर पुरानी और नई दिल्ली को एक साथ सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए जहांपनाह शहर बसाया गया। ये लेयर्ड डिफेंस या बहुस्तरीय सुरक्षा की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना था। लेकिन रुकिए, सिर्फ मजबूत दीवारें बना देना ही काफी नहीं था, क्योंकि दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची और मजबूत हों, बिना सुचारू जलापूर्ति के कोई भी सैन्य किला घेराबंदी के दौरान लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। इसीलिए जल प्रबंधन और शहरी योजना एकदम साथ साथ चले। अलाउद्दीन खिलजी का विशाल हौज़े खास जलाशय एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार था जिसने दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया: जल भंडारण और सिरी फोर्ट की सैन्य टुकड़ियों को निरंतर रसद की सप्लाई। वहीं फिरोज शाह तुगलक के आते आते नहरों का एक ऐसा विशाल जाल बिछा दिया गया जिसने पानी के प्रबंधन को सिर्फ सैन्य किलों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे खेती और नए शहरों के विकास के साथ जोड़ दिया। अब आप ही सोचिए, इन विशाल वास्तुकला और शहरी परियोजनाओं के लिए अपार धन कहां से आता होगा? फिरोज शाह ने इस धन को जुटाने के लिए एक बेहद सख्त टैक्स सिस्टम लागू किया। इसमें मुख्य रूप से 4 कर थे: खराज, जो कि फसल पर आधारित भूमि कर था; ज़कात यानी संपत्ति कर; जजिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था; और खुम्स अर्थात युद्ध की लूट का हिस्सा। और इस सब का नतीजा क्या निकला? 6 करोड़ 75 लाख टंका। जी हाँ, ये फिरोज शाह के राज्य की आंकी गई सालाना आय थी। यही वो अपार आर्थिक ताकत थी जिसने उन्हें फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद जैसे एकदम नए शहर बसाने की शक्ति दी। इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना इतने बड़े पैमाने पर सैन्य और नागरिक कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। तो चलिए अब इस पूरी वास्तुकला की विरासत के आखिरी पड़ाव पर आते हैं: सैयद और लोदी राजवंशों का दौर। ये वो समय था जहां बदलती राजनीति ने नई रणनीतिक और वास्तुकला शैलियों को जन्म दिया। सिकंदर लोदी के काल में उत्तर भारत पर बेहतर सैन्य नियंत्रण बनाए रखने के लिए राजधानी को रणनीतिक रूप से नव स्थापित शहर आगरा में शिफ्ट कर दिया गया। एक तरफ तो सांस्कृतिक और बौद्धिक मोर्चे पर आयुर्वेदिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हो रहा था, और दूसरी तरफ वास्तुकला के मोर्चे पर वजीर मियां भुआ द्वारा मोट की मस्जिद का शानदार निर्माण कराया गया। वास्तुकला के नजरिए से सिकंदर लोदी का मकबरा एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। ये भारत का पहला दोहरे गुंबद यानी डबल डोम्ड मकबरा है, जिसने आगे चलकर भविष्य की मुगल वास्तुकला की सीधी नींव रखी। पर एक सैन्य इंजीनियर के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मकबरे के चारों तरफ भी मजबूत रक्षात्मक दीवारें बनाई गई थीं। जरा सोचिए, सैन्य सुरक्षा की सोच लोगों के दिमाग पर इस कदर हावी थी कि मृत्यु के बाद बनने वाले स्मारकों को भी एक किले जैसा रूप दिया जा रहा था। कुतुब मीनार की ऊंचाई से शुरू होकर तुगलकाबाद की ढलान वाली दीवारों से गुजरते हुए इन दोहरे गुंबद वाले मकबरों तक, इस वास्तुकला ने उत्तरी भारत के रक्षा ढांचे को हमेशा के लिए आकार दिया। लेकिन आखिर में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है: इन अभेद्य रक्षात्मक संरचनाओं और कमाल की सैन्य इंजीनियरिंग के लगातार विकास के बावजूद पानीपत का प्रथम युद्ध भारत के इस पथरीले क्षितिज को कैसे बदलने वाला था? जब बाबर की तोपें गरजी तो क्या ये विशाल सैन्य वास्तुकला उनके सामने कारगर साबित हुई? खैर, इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।